हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर आपका होगा 6 नंबर टेस्ट। और हम लोग साइंस का टेस्ट यहां पर देख रहे हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो बार बार आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये सवाल बार बार रिपीट होता है और इसको देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा हमेशा ये सब क्वेश्चनों का रिपीट किया जाता है। सभी प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, एक बार दो बार देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। और पीडीएफ लेने के लिए मैं आपको बताया हूँ कि पीडीएफ लेने के लिए क्या करना है आपको। तो आज टेस्ट नंबर 6 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 9 बजे से आप सभी की डेली लाइव क्लास चलती है दोस्तों। और ये जो नंबर है आपका 7857824310, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर कांटेक्ट करके आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ का चार्ज है मात्र 351 रुपया। और 351 आपको इसी नंबर पर पे करना है। फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर व्हाट्सएप पर आप भेज दीजिएगा। वहाँ आपको ग्रुप पे जोड़ दिया जाएगा और सभी पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, कैरियर परिवार, यहाँ भी आपको टेस्ट होते रहता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री, फिजिक्स का आप लोग को करवा दिया गया है पूरा। अभी हम लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री का टेस्ट। और केमिस्ट्री में आज महत्वपूर्ण 100 प्रश्न यहाँ पर हम देखने वाले हैं अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज का, और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में लड़ सकता है। अभी जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है 67th बीपीएससी, इसके लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि अम्ल तथा क्षार के संयोग से लवण तथा जल का निर्माण क्या कहलाता है। देखिए, अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है। आपको पता होगा कि जो अम्ल होता है एक ऐसा पदार्थ है जो तरल अवस्था में अगर ये है तो इसका पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है। ठीक है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। जबकि क्षार का पीएच मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है। तो ये आप याद रखिएगा, है ना। अम्ल का 7 से कम होता है पीएच वैल्यू, और क्षार का 7 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि अम्ल तथा क्षार के संयोग से लवण तथा जल का निर्माण क्या कहलाता है। तो इसको कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, याद रखना है। अगला सवाल है आपका कि दहन अभिक्रिया की प्रकृति कैसी होती है। तो दहन अभिक्रिया की जो प्रकृति होती है वो ऊष्माक्षेपी होती है, याद रखना है। ठीक है, किस प्रकार से? ऊष्माक्षेपी। आयरन में जंग लगना, जी हाँ, आयरन में जंग लग जाता है तो इसका भार क्या हो जाता है? तो इसका भार जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, आयरन में जंग लगने से इसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है। और आयरन में जो जंग लगना है ये कौन सी प्रक्रिया है? तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया है? तो एक रासायनिक अभिक्रिया है, याद रखना है। अगला सवाल है कि किण्वन, किण्वन क्या होता है दोस्तों? तो किण्वन एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि सभी धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। तो जितने धातु है इसके ऑक्सीकरण संख्या जो होता है वो धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है कि सभी धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या पॉजिटिव होता है, जबकि जो अधातु होता है इसका ऑक्सीकरण संख्या ऋणात्मक होता है, यानी कि निगेटिव होता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला है कि सर्वप्रथम आवर्त सारणी की खोज। ठीक है, आवर्त सारणी से यहाँ पर बहुत सारा प्रश्न आपको मिलेगा, और आवर्त सारणी से एक या क्वेश्चन आपको फिक्स है कि एग्ज़ाम में पूछेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको फिक्स है कि एग्ज़ाम में पूछेगा आवर्त सारणी से। तो चलिए, आवर्त सारणी से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सभी आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो सर्वप्रथम पूछ रहा है कि आवर्त सारणी की खोज किसने किया था। तो मेंडलीफ ने। आपको कुछ करना नहीं है, बस ध्यान से इसको सुनना है। ठीक है, स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से अंत तक, तब आपको पूरा ये याद हो जाएगा। और इसका पीडीएफ भी आप लेकर के याद कर सकते हैं। अगर वीडियो देखने का समय नहीं है तो पीडीएफ से आप पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी के अनुसार, जी हाँ, आवर्त सारणी की खोज किसने किया। तो मेंडलीफ महोदय के द्वारा
किया गया था और इसका जो खोज किया गया था वो याद रखिएगा आप 1869 ईस्वी में इसका खोज किया गया था। मेंडलीफ कहाँ के थे दोस्तों? तो ये रूस के थे, आपको है ना, रूसी वैज्ञानिक मेंडलीफ के द्वारा आवर्त सारणी की खोज की गई थी सबसे पहले 1869 में। देखिए, आवर्त सारणी की खोज से संबंधित आपको दो सवाल पूछा जाएगा, एक तो पूछा जाएगा सर्वप्रथम और एक पूछा जाएगा आधुनिक। ठीक है, कि आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया और कब किया। एक पूछा जाए कि सर्वप्रथम आवर्त सारणी का खोज किसने किया था। दोनों का आंसर अलग अलग होगा, आप ध्यान रखिएगा। तो सर्वप्रथम हुआ था 1869 में मेंडलीफ के द्वारा। आधुनिक वाला भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा था कि मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। चलिए, तो हो गया आवर्त नियम के अनुसार। अगला प्रश्न जो है दोस्तों वो कह रहा है कि तत्वों की आधुनिक आवर्त सारणी बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है। जी हाँ, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाने का श्रेय प्राप्त है, अभी आपको बताए कि सर्वप्रथम जो बनाया गया था आवर्त सारणी वो मेंडलीफ के द्वारा 1869 में, और आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाया गया वो आपको हेनरी मोसले के द्वारा बनाया गया। दोस्तों याद रखिएगा, हेनरी, है ना, हेनरी मोसले के द्वारा ये बनाया गया था। और कब बनाया गया था? तो 1913 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेगा। अगला सवाल आपका कह रहा है कि तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, यह नियम क्या है। तो तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन कह रहा है, तो ये आधुनिक आवर्त नियम है आपका। अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, इन्हें क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया प्रश्न है। 7 जो क्षैतिज पंक्तियां हैं इसी को तो आवर्त कहा जाता है, यानी कि पीरियड कहा जाता है। ठीक है ना। और अगला सवाल क्या कह रहा है कि प्रथम एवं द्वितीय समूह के तत्व को क्या कहते हैं। तो प्रथम एवं द्वितीय समूह के जो तत्व हैं इसको एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक, ये तीनों आप याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो बताइए कि प्रथम और द्वितीय समूह के तत्व को क्या कहा जाता है। तो एस ब्लॉक कहा जाता है। और समूह 3 से 12 तक के तत्व को डी ब्लॉक कहते हैं और 13 से 18 तक को पी ब्लॉक कहा जाता है। तो ये आप यहाँ से याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आवर्त सारणी से जितने प्रश्न आपको पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है वो सभी आपको यहाँ पर दे दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के परमाणु का आकार क्या होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा है। आप बाएं से दाएं जाइएगा, है ना, बाएं से किधर जाना है, बाएं से दाएं जाना है, तो अब परमाणुओं का आकार जो है वो बढ़ता है। और जबकि कह रहा है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का धात्विक गुण क्या होता है, तो घटता है ना। परमाणुओं का आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जबकि तत्वों का धात्विक गुण घट रहा है। तो ये दोनों सवाल एक जगह आप यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि नारंगी और नींबू में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विटामिन से संबंधित, अम्ल से संबंधित जितने प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारा आपको यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, अम्ल से संबंधित जैसे कि नींबू और संतरा में क्या पाया जाता है, विटामिन सी होता है ना। नींबू में क्या होता है, विटामिन सी सबसे ज़्यादा होता है। इसमें विटामिन ए भी होता है नींबू में, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी होता है। नारंगी में भी विटामिन सी होता है, यानी कि खट्टा फल है ये। तो इसमें कौन सा अम्ल होता है, तो साइट्रिक अम्ल होता है। बहुत बार एग्जाम में आपको पूछा गया है। अगला है कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। जी हाँ, नीला लिटमस पेपर को लाल कौन करता है, तो अम्ल करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि खट्टे दूध में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है। दोस्तों, तो जो खट्टा दूध होता है उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, जितने सवाल है ना ये सभी प्रश्न आपको छपने वाले हैं एग्जाम में, तो एक भी सवाल यहाँ से आप मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आप मिस हो जाइएगा रिजल्ट से। अगला सवाल है कि इमली में पाया जाने वाला अम्ल, तो इमली में पाया जाता है टार्टेरिक अम्ल। ठीक है,
टारटेरिक अम्ल इमली में, है ना, इमली सुनते ही मुंह में क्या आता है, पानी आता है। अगला है कि सोना और चांदी के शुद्धिकरण में प्रयुक्त अम्ल कौन सा है। तो सोना और चांदी को शुद्धिकरण में जो प्रयुक्त अम्ल प्रयोग किया जाता है वो है आपका नाइट्रिक अम्ल। कौन सा है, नाइट्रिक अम्ल है। नेक्स्ट है कि पेट्रोलियम के शोधन में जिस अम्ल का प्रयोग होता है वो कौन सा है। तो पेट्रोलियम के शोधन में होता है दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग। किस अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सल्फ्यूरिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत है। सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्तों किसका प्राकृतिक स्रोत है, तो ये हरा कशीस का प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है कि उर्वरक बनाने में एवं फोटोग्राफी में प्रयुक्त अम्ल कौन सा है। तो उर्वरक बनाने में और फोटोग्राफी में जो अम्ल प्रयोग किया जाता है वो है नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट है अम्ल से संबंधित सारे क्वेश्चन आपको एक जगह यहाँ पर मिल जाएगा। अगला है कि खट्टे खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयुक्त अम्ल। जी हाँ, जो खट्टे खाद्य पदार्थ बनाने में जो प्रयुक्त अम्ल होता है वो होता है एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल। अगला है दोस्तों अम्लराज होता है। अम्लराज कौन सा होता है, अम्लराज का सूत्र भी आपको पूछा जाता है एग्जाम में, तो सूत्र भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, अगर आपको पता है तो आप बताइए। ठीक है, अम्लराज क्या होता है, तो ये नाइट्रिक एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयतनानुसार 1:3 विलियन होता है। और इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो लिख लीजिएगा HNO3, है ना, HNO3 + 3HCl। ठीक है, ये होता है अम्लराज का सूत्र, HNO3 + 3HCl। अगला है प्रश्न कि लाल चींटी, बर्रे व बिच्छू में पाया जाने वाला अम्ल। जी हाँ, लाल चींटी जब काटता है ना, या फिर बर्रे या फिर बिच्छू जो काटता है तो उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है दोस्तों। कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल। और ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया प्रश्न है। अगला है कि सिरका और अचार में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है। तो सिरका और अचार में जो अम्ल पाया जाता है वो है एसिटिक अम्ल। कौन सा है अम्ल है, एसिटिक अम्ल, सिरका और अचार। नेक्स्ट है कि ऑक्जेलिक अम्ल प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल प्राकृतिक रूप से पूछ रहा है, तो प्राकृतिक रूप से ये शारेल के वृक्ष से प्राप्त होता है। और ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर से भी प्राप्त होता है आपका, है ना, टमाटर के वृक्ष से भी प्राप्त होता है प्राकृतिक रूप से। अगला सवाल है कि दवा तथा खाद्य पदार्थों के संरक्षण में जिस अम्ल का प्रयोग होता है वो कौन सा अम्ल है। जी हाँ, दवा और खाद्य पदार्थ के संरक्षण में दोस्तों बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। कौन सा अम्ल, बेंजोइक अम्ल। जितने अम्ल हैं सभी आपको यहाँ पर दे दिया गया है। नेक्स्ट है कि धातुओं को साफ करने में, जी हाँ, धातु को साफ करने में किस अम्ल का प्रयोग होता है, तो साइट्रिक अम्ल। जी हाँ, अगर कोई धातु गंदा हो गया, उस पर जंग लग गया है, तो उसको साइट्रिक अम्ल से साफ किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि सेव में पाया जाने वाला अम्ल। जी हाँ, सेव जो खाते हैं उसमें कौन सा अम्ल होता है, तो उसमें मैलिक अम्ल होता है। जी हाँ, मैलिक अम्ल। और वीडियो देखिए अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी के लिए इतना मेहनत किया जाता है, तो बस आप लोग से एक ही उम्मीद है कि आप लोग चैनल पर जो भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल सके, उनको भी थोड़ा फ़ायदा हो सके। अगला सवाल है कि पेट्रोलियम के शुद्धिकरण व कागज बनाने में प्रयुक्त क्षार कौन सा है। जी हाँ, पेट्रोलियम जो होता है इसको शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है, कास्टिक सोडा का प्रयोग होता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। जी हाँ, किसका प्रयोग, कास्टिक सोडा। और कागज जो बनाया जाता है इसमें भी कास्टिक सोडा का प्रयुक्त होता है। अगला है कि लाल क्षार लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये तो आपको पता है कि लाल क्षार जो है लिटमस पत्र को कैसा करता है, नीला। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया सवाल है। और तथा कह रहा है कि टर्मेरिक पत्र को कैसा करेगा, तो जो टर्मेरिक पत्र है इसको भूरा कर देता है लाल क्षार। ठीक है, लाल क्षार टर्मेरिक पत्र को भूरा कर देगा और लिटमस पत्र को नीला कर देगा। अगला प्रश्न है कि अम्ल और क्षार के परस्पर क्रिया से क्या बनता है। तो अम्ल और क्षार के परस्पर क्रिया से लवण बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि पीएच मान। चलिए अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों पीएच मान से संबंधित, और पीएच से संबंधित जितने भी सवाल बनता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन फिक्स है कि पीएच से आपको पूछा जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पीएच से पूछा जाएगा।
एक क्वेश्चन अभी आप पीरियोडिक टेबल से बता दिए, एक क्वेश्चन आपको अम्ल से पूछ लिया जाएगा, एक क्वेश्चन आपको विटामिन से पूछ लिया जाएगा। तो ऐसा ही करके आपको एग्ज़ाम में पूछेगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपको यहाँ पर साइंस से पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि अम्ल और क्षार के परस्पर क्रिया से लवण बनते हैं। चलिए इसको तो हम देख लिए। अब पीएच से जितना भी प्रश्न बनता है यहाँ पर एक जगह आपको दे दिया है, जैसे कि पीएच मान देता है। जी हाँ, पीएच मान क्या देता है, पीएच मान देन है ना। पीएच मान किसका देन है, यानी कि पीएच मान का आविष्कार कौन किया, तो ये याद रखिएगा एसपी सोरेनसन, है ना। एसपी सोरेनसन के द्वारा पीएच मान दिया गया है। पीएच मान का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि इसका पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है इसका पूरा नाम, ठीक है। फुल फॉर्म भी यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि पीएच मूल्य एक संख्या होती है। जी है, पीएच वैल्यू जो होता है ना वो 0 से लेकर के 14 तक के बीच में पाया जाता है पीएच मान, ठीक है। और पीएच में जब अम्ल और क्षार यहाँ पर देखा जाता है उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। कह रहा है कि ऐसे विलयन जिनका पीएच मान 7 से कम हो, अगर पीएच वैल्यू 7 से कम होगा तो उसको वो क्या होगा, तो वो अम्लीय होगा, ठीक है। और अगर पीएच मान 7 से अगर अधिक है तो वो कैसा होगा, तो वो क्षारीय होगा। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया, आप लोग को याद भी होगा, टेस्ट भी जब लिए थे तो वहाँ भी कई बार इस प्रकार के सवाल आपके सामने आया होगा। और अगर पीएच मान जिसका 7 है ना, न 7 से कम है न 7 से ज़्यादा है, कितना है 7 है, तब ये कैसा होगा, तब ये उदासीन होगा, ठीक है। ये तीनों यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। अब है कि जो शुद्ध जल होता है, बहुत कुछ चीज़ हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जिसका पीएच वैल्यू आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे कि शुद्ध जल है, सिरका है, दूध है, शराब है, नींबू है, समुद्री जल है, मनुष्य का लार है, खून है, मूत्र है। तो इन सभी के बारे में आपको पूछा जाता है इसका पीएच वैल्यू। जैसे कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जो जल होता है इसका पीएच वैल्यू 7 होता है, ठीक है। और जो सिरका होता है तो सिरका का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 2.5 से लेकर के 3.4 के बीच में होता है सिरका का पीएच मान, ठीक है। ऐसा ही आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अगर सिरका का अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि सिरका का पीएच मान कितना है, ऑप्शन में दे दिया गया है आपका 3, तो 3 हम यहाँ पर सही टिक कर देंगे। या तो दिया रहेगा 2.5 से लेकर 3.4, ये भी सही है, ठीक है। चलिए अगला है कि दूध का पीएच मान कितना होता है ना। तो दूध का होता है 6.4 से 6.6 तक होता है दूध का पीएच वैल्यू, ठीक है। चलिए अगला है जो शराब, तो शराब का पीएच मान कितना होता है, 2.8 से लेकर के 3.8 तक होता है शराब का पीएच मान। अगला है नींबू। जी हाँ, नींबू का ये जितने दिया गया है ना दोस्तों, ये एकदम रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको फिक्स है कि यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा तो उठाएगा। चलिए नींबू का पीएच वैल्यू जो होता है वो 2.2 से लेकर के 2.4 तक। नींबू कई बार पूछा है, शराब भी पूछा है, दूध भी बहुत बार पूछा है, शुद्ध जल तो बहुत ही बार पूछा है। समुद्री जल बताइए, समुद्री जल का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 8.4 होता है ना। समुद्री जल का ऐसे आपको ज़्यादातर आपको 8 ही देखने को मिलेगा ना, तो आप 8 भी अगर ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है कि समुद्री जल का पीएच वैल्यू कितना है, तो अगर 8 दिया हुआ रहे तो 8 भी आप टिक कर सकते हैं। अगर 8.4 है तो ये भी आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा जगह 8 ही देखा जाता है समुद्री जल का पीएच मान। नेक्स्ट है कि मनुष्य के लार का पीएच मान। जी हाँ, तो मनुष्य के लार का पीएच वैल्यू होता है 6.5 से लेकर के 7.5 तक। एक चीज़ यहाँ पर पूछा जाएगा कि जो मनुष्य का लार है इसका औसत पीएच मान कितना होता है, तो औसत याद रखिएगा, इसका औसत जो होता है वो 6.8 होता है, ठीक है। औसत कितना होता है, 6.8 होता है। और अगला है मनुष्य के रक्त का पीएच मान। जी हाँ, तो मनुष्य के रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। रक्त वाला बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा, मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4। और देखिए पीएच वैल्यू जो रक्त का है इसको बीच में भी आप याद रखिएगा, बीच वाला वैल्यू भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, जैसे कि 7.35 से लेकर के 7.45 तक इसका वैल्यू होता है आपका किसका, तो मनुष्य के रक्त का पीएच वैल्यू। अब है कि मनुष्य के मूत्र का पीएच मान, ये भी कई बार आपको पूछा गया है, रक्त वाला भी पूछा गया है, लार वाला भी पूछा गया है। तो मूत्र का जो पीएच वैल्यू होता है दोस्तों ये होता है
4.8 से लेकर के 8.4 तक। और इसका औसत याद रखिएगा, औसत भी आपको पूछा जाता है, तो इसका औसत वैल्यू होता है 6। ठीक है, कितना होता है? 6 होता है मूत्र का पीएच वैल्यू। नेक्स्ट सवाल है कि रेडियोधर्मी तत्वों के नाभिक होते हैं अस्थायी। अभी जितना पीएच वैल्यू दिखाया गया, पीएच से जितना चीज़ बताया गया, एक भी सवाल मत छोड़िएगा, रट लीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पूछ लेगा एग्जाम में। ठीक है, रेडियोधर्मी तत्वों के नाभिक होते हैं अस्थायी होते हैं। अगला है कि रेडियो सक्रियता है, तो रेडियो सक्रियता क्या है? तो एक नाभिकीय प्रक्रिया है। ठीक है, रेडियो सक्रियता एक नाभिकीय प्रक्रिया है। नेक्स्ट है कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था दोस्तों, है ना? तो रेडियो सक्रियता का खोज का जो श्रेय जाता है वो हेनरी बैकुरल को जाता है। कई बार पूछा गया प्रश्न है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? हेनरी बैकुरल ने। अगला है कि गामा किरणों का वेग, जी हाँ, गामा किरण जो होता है अल्फा बीटा गामा, है ना? तो इसमें गामा पूछा गया है, तो गामा किरण का वेग कितना होता है? तो प्रकाश के वेग के समान होता है। अब है कि प्रकाश का वेग कितना होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि लाइट का चाल कितना है, प्रकाश का वेग कितना होता है, तो याद रखिएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, प्रकाश का वेग, है ना? और इतना ही वेग होता है किसका? तो गामा किरणों का वेग होता है दोस्तों। अब है कि अल्फा कणों का वेग कितना होता है। जी हाँ, यानी कि अल्फा किरण का वेग कितना होता है? तो प्रकाश के वेग का 1/10 होता है। जी हाँ, प्रकाश का वेग, अभी आप याद रखिएगा, प्रकाश का वेग भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो प्रकाश के वेग का 1/10 होता है किसका? तो अल्फा कणों का। अगला सवाल है कि अल्फा कण किस पर प्रभाव डालता है? तो अल्फा कण जो प्रभाव डालता है वो फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव डालता है, याद रखना है। बीटा कणों की खोज किसने किया था? जी हाँ, अभी गामा किरण की खोज आपको बताया गया। अभी अगला सवाल है कि बीटा कणों की जो खोज किया गया था ये रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। कब किया गया था ये भी याद रखिएगा। बीटा किरणों की जो खोज किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा 1902 ईस्वी में किया गया था, अल्फा बीटा किरण का। ठीक है, याद रखिएगा बीटा, तो बीटा का खोज रदरफोर्ड 1902 ईस्वी। अब है कि बीटा कणों का वेग कितना होता है दोस्तों? तो ये भी प्रकाश के वेग के बराबर होता है। और गामा किरण का वेग कितना होता है? तो ये भी प्रकाश के वेग के बराबर होता है, यानी कि समान होता है। तो अल्फा गामा और बीटा दोनों का वेग आप ध्यान में रखिएगा। खोज किसने किया था, कब किया था, याद रखिएगा। अगला है कि बीटा कण का भार कितना होता है, बताइए। बीटा कण का जो भार होता है वो हाइड्रोजन के एक परमाणु का 1/1837वां भाग होता है। ये भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका भार, हाइड्रोजन के जो एक परमाणु का जो भार होता है उसका 1/1837वां भाग होता है बीटा कणों का भार। नेक्स्ट है कि बीटा कणों का वेग, जी हाँ, बीटा कणों का वेग बढ़ने पर द्रव्यमान क्या होता है? अगर बीटा कणों का वेग बढ़ेगा तो इसका द्रव्यमान भी बढ़ता है। नेक्स्ट है कि बीटा कणों के भेदन क्षमता अल्फा कणों की अपेक्षा होती है। जी हाँ, बीटा कणों की जो भेदन क्षमता होती है ना, अल्फा से 100 गुना ज़्यादा होती है। ठीक है, अल्फा की जितनी भेदन क्षमता है उससे 100 गुना ज़्यादा किसका है? तो बीटा का है। अगला है दोस्तों कि गामा किरणों की खोज किसने किया था, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, गामा किरण की खोज तो ये किया गया था क्यूरी दंपत्ति के द्वारा। जी हाँ, क्यूरी दंपत्ति के द्वारा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गामा किरणें की खोज कब की गई थी। ठीक है, कब की गई थी ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि गामा किरणें हैं, बताइए गामा किरणें क्या है? तो ये एक विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। नेक्स्ट है कि गामा किरणें पर कोई आवेश नहीं होता है, ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव। गामा किरणों पर कोई आवेश नहीं होता है। अगला है कि पुराने अवशेषों की आयु ज्ञात की जाती है। जो पुराने अवशेष होते हैं इसकी आयु कैसे ज्ञात की जाती है? तो रेडियोधर्मी पदार्थों की अर्ध आयु के आधार पर ज्ञात की जाती है। ठीक है, जो पुराने अवशेष हैं। नेक्स्ट सवाल है कि परमाणु बम आधारित है। जी हाँ, आ गया परमाणु बम। और यही परमाणु बम दोस्तों गिराया गया था कहाँ? तो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर। तो परमाणु बम आपका यहाँ से याद रखिएगा,
हिरोशिमा नागासाकी वाला प्रश्न आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ना परमाणु बम जो आधारित होता है ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, ठीक है, परमाणु बम। और जबकि हाइड्रोजन बम जो आधारित होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, ठीक है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन, जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर होता है। और जो हिरोशिमा, यहाँ पर हिरोशिमा है, यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है, मैं लिख देता हूँ, है ना। हिरोशिमा कहाँ है, तो हिरोशिमा जो है ये आपका जापान का शहर है ना। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए परमाणु बम क्रमशः बने हुए थे। जो हिरोशिमा पर बम गिराया गया था और नागासाकी पर बम गिराया गया था, ये परमाणु बम किससे बना हुआ था दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा है। तो यूरेनियम 235, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। यानी कि सबसे पहले हिरोशिमा पर गिरा था बम। कब गिरा था हिरोशिमा पर, याद रखिएगा 6 अगस्त, है ना, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था, ठीक है, 6 अगस्त 1945। और नागासाकी पर कब बम गिरा था दोस्तों, तो 9 अगस्त 1945, यानी कि 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को गिरा था। कहाँ, 1945, हाँ, 9 अगस्त 1945 को गिरा था नागासाकी पर। पहले गिरा हिरोशिमा पर और उसके बाद नागासाकी पर। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि जो हिरोशिमा पर बम गिरा था, है ना, उसका नाम क्या था, तो ये था लिटिल बॉय। क्या नाम था, मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ। हिरोशिमा पर, यहाँ पर हिरोशिमा है ना, यहाँ पर मिट गया है थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग में, ठीक है। हिरोशिमा पर जो बम गिरा था इसको कहा जाता है लिटिल बॉय, लिटिल। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लिटिल बॉय। और जो आपका नागासाकी पर गिरा था इसको कहा जाता है फैट मैन, फैट मैन, ठीक है। चलिए और कौन सा परमाणु बम गिरा था, याद रखिएगा यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सवाल था। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम आधारित होता है, तभी मैंने आपको बता दिया कि हाइड्रोजन बम जो आधारित होता है ये नाभिकीय संलयन पर होता है, जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर होता है, ये दोनों में अंतर है। अगला है कि सूर्य से प्राप्त प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा का स्रोत है। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि सूर्य से जो ऊष्मा प्राप्त होता है, हमें प्रकाश प्राप्त होता है, ये किस ऊर्जा का स्रोत है, तो ये नाभिकीय संलयन का स्रोत है ना, नाभिकीय संलयन, यानी कि हाइड्रोजन बम इसी पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर। चलिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सभी लोग प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि स्वर्ण घुल जाता है, बताइए, स्वर्ण मतलब सोना, है ना, तो सोना किस चीज़ में घुल जाता है, तो एक्वारेजिया में ये घुल जाता है, जिसको कहते हैं अम्लराज, है ना, एक्वारेजिया में ये घुल जाता है। अगला है कार्बन का शुद्धतम रूप। जी हाँ, कार्बन का जो शुद्धतम रूप होता है वो होता है हीरा, है ना, क्या होता है, हीरा। अगला है कि पेट्रोलियम जटिल मिश्रण है। पेट्रोलियम किसका मिश्रण है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ना। पेट्रोलियम का मुख्य घटक क्या है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है। अगला है कि ओजोन परत की कमी के लिए उत्तरदायी है। ओजोन परत से संबंधित कल ही बताए थे कि ये जो ओजोन परत है ये कहाँ पर ही है, तो ये आपको है समताप मंडल में है ना, समताप मंडल में एक लेयर है जिसको कहते हैं ओजोन लेयर, ठीक है। और इसका जो कमी के लिए उत्तरदायी जो गैस है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलता है, तो ये रेफ्रिजरेटर से निकलता है सबसे अधिक मात्रा में, और ये ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देख लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत हैं। हाइड्रोकार्बन के जो प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो वो है कच्चा तेल, है ना। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल। कांच किसका मिश्रण होता है, कांच यानी कि जो शीशा होता है ये किसका मिश्रण होता है, तो बालू और सिलिकेट का मिश्रण होता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। लोहे का शुद्धतम रूप कई बार एग्जाम में आया है। लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा, पिटवा लोहा जो होता है लोहे का शुद्धतम रूप होता है। अगला प्रश्न है कि बेशेमर प्रक्रम से बनाया जाता है। जी हाँ, बेशेमर प्रक्रम से क्या बनता है दोस्तों, तो इस्पात को बनाया जाता है, ठीक है। क्या बनाया जाता है, इस्पात को। अगला है कि कांसा मिश्र धातु है। जी हाँ, बहुत बार पूछा गया सवाल है कि कांसा किसका मिश्र धातु है, तो कॉपर और टीन का ये मिश्र धातु है ना, कॉपर और टीन। नेक्स्ट है
सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन सा होता है? तो ये क्वेश्चन मैंने पहले फिजिक्स में भी बता चुका हूँ कि सर्वाधिक आघातवर्ध जो धातु होता है वो सोना होता है ना, याद रखिएगा। अगला है कि पीतल मिश्र धातु है। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है पीतल, है ना, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है पीतल। नेक्स्ट है कि जंग लगने पर लोहे का भार। अच्छा, जंग लगने पर लोहे का भार मैंने अभी आपको बता दिया था कि जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो बढ़ जाता है ना, बढ़ जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। अगला प्रश्न है कि सीने बार प्रमुख अयस्क है किसका है दोस्तों? तो ये पारा का यानी कि Hg का ये प्रमुख अयस्क है। किसका? सीने बार, ठीक है, अयस्क है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है आपका कि सीने बार किसका अयस्क है? तो पारा यानी कि Hg का। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्यूज का तार तथा टांका बना होता है। जी हाँ, फ्यूज का जो तार होता है जो आपके घर में लगा हुआ है फ्यूज, और तथा टांका किसका बना होता है? तो ये शीशा और टीन का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है? शीशा और टीन। भविष्य का ईंधन किसे कहा गया है? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है भविष्य का ईंधन। ठीक है, भविष्य का ईंधन। पेंसिल का सिक्का, पेंसिल के जो बीच में रहता है ना, पेंसिल जो बच्चे यूज करते हैं उसके बीच में जो ब्लैक सा रहता है वो क्या होता है? तो वो ग्रेफाइट का होता है। ठीक है, अगला है कि टंगस्टन का गलनांक बिंदु कितना है? टंगस्टन का जो गलनांक बिंदु है वो है आपको 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है कि हीरा का गलनांक बिंदु कितना है? तो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, हीरा का 3500 जबकि टंगस्टन यानी डब्लू का 3400। नेक्स्ट है दोस्तों कि वायुयानों के टायर, है ना, वायुयान में जो टायर लगा हुआ रहता है या फिर गुब्बारे में जो छोड़ा जाता है आकाश के लिए, उसमें प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? तो हीलियम होती है, क्योंकि हीलियम बहुत हल्की गैस होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सोडियम को संचित रखा जाता है। देखिए, सोडियम ऐसा चीज़ है ना जिसको कहाँ रख सकते हैं? सोडियम जो है ना ये एक बहुत ही प्रतिक्रियाशील धातु होता है। ठीक है, और इसको अगर आप हवा में रख दीजिएगा तो ये ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके क्या होगा? ये जल जाएगा, है ना। इसीलिए सोडियम को कहाँ रखते हैं? तो मिट्टी के तेल में रखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि सोडियम को कहाँ रखा जाता है? तो किरोसिन तेल में यानी कि मिट्टी के तेल में। बाहर क्यों नहीं रख सकते हैं? अगर हवा में रखिएगा, बाहर खुला में रखिएगा तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, उसके बाद ये जलना शुरू हो जाएगा। पानी में भी इसको नहीं रख सकते हैं, क्योंकि पानी किससे बनता है? तो पानी H2O से बनता है, यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बनता है। तो यहाँ से भी ये अभिक्रिया कर लेगा सोडियम, इसलिए पानी में भी इसको नहीं रख सकते हैं, तो इसको रखेंगे हम मिट्टी के तेल में। अगला प्रश्न है कि सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? बताइए, सबसे कठोर जो पदार्थ है दोस्तों वो है आपका हीरा, है ना। और सबसे कठोरतम धातु अगर पूछा जाए तो हो जाएगा प्लैटिनम। ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ हीरा और सबसे कठोर धातु प्लैटिनम। नेक्स्ट है कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि सबसे प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा है मानव द्वारा निर्मित? तो वो हो जाएगा नायलॉन, है ना। नायलॉन जो है ये बनाया गया दोस्तों मानव के द्वारा सबसे पहले, तो नायलॉन याद रखना है। अगला है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? कई बार पूछा गया सवाल है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि MgOH2, इसी को कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है कि माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा है? ठीक है, तो माचिस उद्योग में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम क्लोराइड इसमें प्रयोग करते हैं, KClO3, है ना। पोटेशियम क्लोराइड किसमें? तो माचिस उद्योग में। नेक्स्ट है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। जी हाँ, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है दोस्तों? तो ये लोहा का, निकल का और क्रोमियम का ये मिश्र धातु है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील। अगला है कि क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वार्ट्ज का जो रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट है। क्या नाम है? सोडियम सिलिकेट है, यानी कि Na2SiO3, है ना, सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट प्रश्न है कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि तत्व का सबसे पहले जो वर्गीकरण न्यूलैंड के द्वारा किया गया। किसने किया? तो न्यूलैंड ने किया था तत्वों का वर्गीकरण। अगला प्रश्न है कि किसी तत्व के परमाणविक भार को व्यक्त किया जाता है। तो किसी तत्व के जो परमाणविक भार है उसको AMU में व्यक्त करते हैं, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। AMU का मतलब क्या हो गया? एटॉमिक
एटॉमिक मास यूनिट, है ना, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट यानी कि परमाणु द्रव्यमान इकाई, इसी में व्यक्त किया जाता है किसी तत्व के परमाणविक भार। नेक्स्ट है कि पदार्थ की चौथी अवस्था, जी हाँ, पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है वो क्या है, तो प्लाज्मा है, ठीक है। और चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। अगला सवाल है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है दोस्तों, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप कांटेक्ट हमें कर सकते हैं 7857824310, ये आपका पीडीएफ यहाँ से मिल जाएगा और इसमें जो चार्ज है वो आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको पीडीएफ मिल सकता है। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमें चार्ज के बारे में आप पूछ सकते हैं क्या इसमें आपको लगेगा। इसमें सभी चीज़ का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डीएलएड है, समान अध्ययन है, करेंट अफेयर है ना। अभी देखिए आपका साइंस खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम सोच रहे हैं कि करेंट अफेयर आप लोग को करवा दिया जाए, है ना। करेंट अफेयर बहुत दिन से छूट गया है इधर, तो करेंट अफेयर भी करवाना बहुत ही ज़रूरी है। 10 सवाल आपको करेंट अफेयर से पूछा जाएगा, तो देखेंगे इसके बाद हम करेंट अफेयर भी करवा देंगे। अभी 2 क्लास बचा हुआ है साइंस में, 2 क्लास अभी और होगा साइंस का, है ना। अभी बायोलॉजी यहाँ पर बचा हुआ है और कल भी हम करवाएंगे, बायोलॉजी होगा कल और केमिस्ट्री भी होगा कल, ठीक है। उसके बाद 1 क्लास और बायोलॉजी का बचेगा आपका, ठीक है। चलिए उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि करेंट अफेयर आप लोग को करवाया जाए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का ये बहुलक है। अगला है कि पोर्टलैंड सीमेंट, बहुत बार पूछा गया सवाल है, पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख संघटक क्या है, तो लाइम, सिलिका और एल्यूमिना, ये बहुत बार सवाल आया है एग्जाम में, ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना। अगला है कि फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है, जी हाँ, तो फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में जो प्रयोग होता है वो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि शुद्ध सेलुलोज किससे बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। शुद्ध सेलुलोज जो बनता है वो कागज से बनता है, किससे बनता है, कागज से बनता है। अगला है कि आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जी हाँ, अगर कहीं आग लग जाता है तो उसको बुझाने के लिए जो प्रयोग करते हैं वो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, कई बार एग्जाम में आ चुका सवाल है। अगला है कि रोल गोल्ड मिश्रण है, बताइए रोल गोल्ड यानी कि जो महिलाएं पहनती है रोल गोल्ड की जो, तो ये किसका मिश्रण होता है, तो कॉपर का और एल्युमिनियम का वो मिश्रण होता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। कॉपर इसमें 90% होता है और एल्युमिनियम उसमें 10% होता है, ठीक है, याद रखिएगा रोल गोल्ड में। नेक्स्ट सवाल है कि DDT का पूरा नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया सवाल है। DDT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरो इथेन होता है, याद कर लीजिएगा DDT का पूरा नाम। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बगल में सब्सक्राइब बटन है उसको एक बार दबा दीजिएगा, वो सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आज का साइंस का क्लास, 6 नंबर क्लास, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं हो रहा है, अभी लगभग 35 से 40 मिनट का, आधे घंटे का क्लास होता है और इतना ही आप करते चलिएगा ना, देखिएगा आपका रिजल्ट 100% आपके हाथ में होगा। जब भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम का डेट भी आप लोग को दे दिया गया है, 18 दिसंबर 2022 को आप लोग को एग्ज़ाम है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब हमें तैयारी करवाना है। अभी 3 महीना है आपके पास, टेंशन नहीं लीजिए, पूरी तरीके से तैयारी करवा दिया जाएगा, 100% हो जाएगा। बस जितना PDF दिया गया है उतना आप पढ़ लीजिए, एक बार 2 बार उसको कंप्लीट कर लीजिए और जितना क्लास लिया गया है वीडियो उसको आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो ये नंबर है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, आप इसमें जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। और यहाँ पर जुड़ने के लिए 351 चार्ज है दोस्तों, 351 आपको पे करना है, उसके बाद आपको सभी PDF नोट्स आपको मिल जाएगा और आप तैयारी कर सकते हैं। ये जो नंबर है, पेमेंट कैसे करना है, तो गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम या फिर व्हाट्सएप पे, अमेजन पे, किसी भी माध्यम से इसी नंबर पर पे करना है। और जो पुराने स्टूडेंट थे, है ना, और वो नए ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, तो पुराने स्टूडेंट 100 रुपीज़ पे करके नया ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि नए ग्रुप में ही आपको PDF प्राप्त होगा। पुराने ग्रुप में PDF 1 महीना से नहीं दिया जा रहा है, नए ग्रुप में ही दिया जा रहा है, ठीक है। तो पुराने जो भी हैं, जो लोग अभी तक पेमेंट नहीं किए हैं, तो 100 पे करके नया ग्रुप ज्वाइन कीजिए, तभी आपको PDF मिल पाएगा। और जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए 351 चार्ज है
और उसके बाद आपको सभी PDF शुरू से अंत तक आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और हमारे यहाँ सीटेट की भी तैयारी होती है, तो सीटेट के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं सीटेट का। इसका भी ज़बरदस्त ऑफर चल रहा है, तो 7857824310 ये नंबर है आपका। और आज रहा सीटेट आज हम लोग प्रधान शिक्षक का टेस्ट नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट कर लिए साइंस का। कल भी हम लोग 100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जिसमें कल देखेंगे आपका केमिस्ट्री का भी सवाल होगा और कल बायोलॉजी का भी सवाल होगा। जितना आपको करवाया गया है लगभग 8 से 9 क्लास आपका चलेगा टोटल, है ना। 6 क्लास हो गया है, 2 से 3 क्लास अभी और चलेगा। अगर इतना आप कर लेते हैं ना, तो साइंस से भूल जाइए, टेंशन मतलब मुक्त हो जाएगा। इतना से ज़्यादा आपको साइंस में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और सभी जो क्वेश्चन है आपका NCERT बेस्ड ही है, सभी NCERT से ही लिया गया है, ठीक है। और डेली आपका 9 बजे से क्लास होता है ना। लाइव क्लास के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये नंबर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, आप देख लीजिए 7857824310। और जिन लोगों को जुड़ना है तो आप पेमेंट करके आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलते हैं कल इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।